देखिए पी क्यू, देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारा एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपके क्वेश्चन पूछा है ब्लड रिलेशन से। देखिए कि पी क्यू और आर का भाई है। देखिए जो पी है वो किसका, क्यू और आर का भाई है। ठीक है, अब हमें इसमें देखो क्यू आर के बारे में ये नहीं पता कि भाई है, बहन है, स्त्री पुरुष है। ये अब ये क्यू बहन है भाई है, आर बहन है भाई है, पता नहीं, लेकिन जेंडर ही नहीं पता। देखिए एस आर की माता है। ठीक है, एस आर क्या हो गई, एस कौन होगी, माता हो गई, तो माइनस कर दिया हमने इसके ऊपर। टी पी का पिता है। टी किसका पिता है, टी जो है क्या है, पिता है। तो ये क्या है, कपल है आपस में, ठीक है ना, एक जोड़ा है। चलिए, निम्नलिखित में से कितने कथन निश्चित रूप से सत्य हैं। एस और टी दंपति हैं, ये सही है, दंपति है। क्यू टी का पुत्र है, क्यू टी का पुत्र, हमें पता नहीं है कि पुत्र पुत्री, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, ये सही है। एस पी की माता है, एस पी की माता, ये सही है। आर टी की पुत्री है, आर पुत्री पुत्र, यही नहीं हमें पता। पी एस का पुत्र है, पी एस का पुत्र, ये सही है। तो कितना सही है हमारा, 1 2 3 4 सही है। हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, सी होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि एनओ को 210 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, एनओटी को 4200 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और एनओटीई को 21,000 के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो एनओटीईएस को किस रूप में कूटबद्ध किया गया है। जो ऑप्शन नंबर आपके देख लीजिए, इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए देखो, आपका एन का कितना कोड होता है, 14, और ओ का 15। आप इसका जब गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है ना, 210। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जैसे एन 14, ओ 15 और टी 20, जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका 42 हो जाएगा, 4200। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एन ओ टी ई, इसमें जो भी एन 14, ओ 15, टी 20, ई 5, जब आप इनका मल्टीपल करेंगे तो आपका 21,000 हो जाएगा। तो हम देखो, अब हम एन ओ टी ई एस को देखेंगे, तो एन 14, ओ 15, टी 20, ई 5 और एस 19, जब आप इन सबका गुणा करेंगे तो 39,009, ये 3,99,000 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, और अगर आपसे अगर ये भी गलत हो गया तो फिर ये तो बहुत बहुत ही, है ना, ये माइनर मिस्टेक हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी। ऐसे अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन करोगे तो फिर आप जो पास होने वाले होते हो, फिर वो आप लोएस्ट होते चले जाते हो। देखिए, इसने फ्रांस को 654,321 के रूप में कूटबद्ध किया है, और जर्मनी को 9158,437 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और यमन को किस रूप में कूटबद्ध किया गया। देखो, जो इन्होंने नंबर लिखे हुए हैं, इनका कोड लिख रखा है, जो भी अच्छे लिख रखे हैं, कोड लिख रखा है। तो देखो वाई का कोड यहाँ पर क्या है, 9, ये वाई कोड कितना आपका 7, तो हमने 7 लिख लिया। ई का कितना है यहाँ पर, कितना 1, तो 7 1 हो गया। अब देखिए इसके हमारे जो और ऑप्शन है ना, ये ए और बी के तो हमारे कैंसिल हो गए। चलिए हम इसका एक और देख लेते हैं, एम, एम का क्या है, तो 1 2 3 4, चौथे पे है, 1 2 3 4, 8 होगा, 7 1 8। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। जैसे कि आपका जैसे पी क्यू आर एस टी है, इसमें क्या सभी जगह डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, और इसमें टी का मान 0 नहीं होना चाहिए, और जो पी है वो टी का 3 गुना है, मतलब जो आपका पी है वो क्या है, टी का 3 गुना है। तो जब जैसे आप इसका मान निकालेंगे ना, जैसे एस क्यू से 4 बड़ा है ना, एस क्या है, क्यू से 4 बड़ा है, आप ऐसे इस लिख लेंगे। और जबकि क्यू है वो आर से 3 बड़ा है, क्यू क्या है, आर से 3 बड़ा है, ठीक है ना। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसकी जो 5 अंकों की जो इतनी संख्या है जो संभव होंगी, वो कितनी होगी, वो हमारी 4 होंगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसको देखिए कि किसी एक्स किसी काम का एक तिहाई भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स किसी काम का एक तिहाई भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है,
वाई उसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में और जेड उसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, वे सभी एक साथ मिलकर n दिनों तक काम करते हैं, तब एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं और अकेला वाई शेष काम को कितना 8 से 2/3 दिनों में पूरा कर लेता है, तो n किसके बराबर होगा? मतलब जो एक्स वाई जेड तीनों ने जो मिलकर काम किया है वो n के बराबर है, तो कितने दिन किया वो आपको बताना है यहाँ पे। देखिए अब क्या करेंगे, x जो है वो 1/3 काम 6 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में, 6 18 दिन में। चलिए अब बाई उसी काम का 1/3 भाग, देखिए बाई जो है उसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 24। देख लीजिए कोई मिस्टेक ना हो, 1/3 काम 8 दिनों में, तो पूरा काम 24 दिनों में। और जेड जो है उस काम का जो 3/4 भाग है, 3/4 भाग कितने दिनों में? 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? देखो तो 3 चौक 12 और 4 चौक 16 दिनों में। अब देखिए अब हम इसको अलग लिखने के बजाय क्या है, हम इसको एक जगह ही कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 144 144। अब देखो 18 का पारा पढ़ो, 144 ऊपर न जाए, 18 अट्ठे 144 और 24 छिक्का 144, देखो 6 चौक 24 4 2 और 6 12 2 144 और 16 निम्मा 144, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसने क्या बोला है पता है? अब ये बोल रहा है जो ये बाई है ना आपका, ये बाई है, मतलब ये शेष काम को 8 से 2/3 दिनों में पूरा कर लेता है, तो कितनी स्पीड से कर रहा है सर? 6 की स्पीड से कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 8 से ही 2/3 को हम हल कर लेंगे। चलिए हम इसको लिख ही लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे 8 3 24 और 2 26, 26/3 इंटू 6। देखिए तो 3 दूना 6 और 26 दूनी 52, ठीक है ना। अब देखो ये जो शेष कार्य बाई ने जो किया है, ये बाई ने शेष कार्य जो किया है वो 52 दिनों में किया है बचा हुआ कार्य, लेकिन एक्स वाई जेड ने एक्स वाई जेड तीनों ने काम कितने दिन तक किया होगा? जब हम बाई का शेष कार्य घटा देंगे, बाई का शेष कार्य 52 है, हम 144 उसको माइनस कर देंगे तो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, तो 144 में से जब आप 52 को माइनस कर लोगे तो 4 में से 2 गए, 2 बचे। अब देखिए 4 में से 5 जाते नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे कि ये कैरी तो क्या 14 है ही है, क्या जरूरत है कैरी लेने की। तो 14 में से 5 के 9 बचे, 92 हो गए, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या काम किया, जो बाई ने जो शेष कार्य 52 दिन में किया था, वो हमने जो एक्स वाई जेड ने जो काम किया होगा टोटल काम मिलकर के उसमें से हमने घटा दिया, तो जो काम बचेगा वो इसको एक्स वाई जेड तीनों तो काम करेंगे ना पूरा, तो तीनों ने कितने दिन काम किया आप इसको ऐड कर लीजिए, 8 और 6 14, 14 और 9 23, तो इसको 23 से भाग कर दीजिए, इसको 23 से भाग कर दीजिए, तो 23 चौक 3 चौक 12 4 दूनी 8 9 4, यानी कि एक्स वाई और जेड ने एन जो मान होगा वो कितना 4 दिन के बराबर होगा, तो 4 दिन काम किया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए अनुक्रम दे रखा है 1 3 6 11 18 एक्स 42 में एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स मान क्या है? देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके सिली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री होगी आपकी, नंबर सीरीज में आप देखते हैं जो भी चीज़ें हैं, है ना, आपको मैंने क्या बोला है, मैंने आपसे ये बोला है कि आपको अगर सी सेट पास करना है तो हमें टाइम भी चाहिए, और उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए कि कम से कम आपको, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम आपको 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, बल्कि आप मेरा मानना ये है कि आपको 50 तक वर्ग याद कर लीजिए, और हो सके तो 20 तक घन, ना मेरा मानना है 30 तक घन याद कर लीजिए, उसमें आपका ही बेनिफिट होगा। तो आप जो समझ पा रहे हो ना, ये अभी तो इसमें हम बता रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन आपके होने वाले होंगे वो वर्ग घन पर ही आधारित हैं, 2.5 नंबर का पूछा गया है, आप इनको भी समझ सकते हैं और इवन नंबर के रूप में ऐड करके देखिए। इसने 1 से 3 बढ़ा है, 2 बड़े हैं, 3 से 6 कितना बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया, 3 बढ़ा दिया, और 6 से 11 5, 11 से 18 कितना हो गया 7। अब देखिए इसमें क्या है, 2 3 5 7, अब इसमें जो ऐड किया है ना उसने ऑड नंबर ऐड किए हैं, विषम संख्या ऐड की है इसने, ठीक है ना।
अब हम इसमें कितना ऐड करेंगे, विषम नहीं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, क्या प्राइम नंबर, जो देखो 2 3 5 7 है ना, जो क्या है किसी से नहीं करते, केवल जो इट्स सेल्फ और वन से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका अगला होगा 11, अब 18 में जब 11 ऐड करोगे तो 8 1 9 हो जाएगा आपका, या 9 लिख ले रहा हूं, और 1 1 2 29, और 29 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है। आप इसमें क्या करेंगे, अगला जो 13 जोड़ेंगे ना, ये आपका 42 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है, इन चीज़ों को थोड़ा क्या करेंगे हम, ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे। जब आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ जो निगमित पूंजीवाद के बिना आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ हो, मतलब जो भी आपकी कंपनियां, फैक्ट्रियां, जो भी इंडस्ट्री एरिया है, उनके बिना कोई भी देश, कोई भी राज्य संपन्न नहीं हुआ है, ये लेखक ने कहा है। आप इसके अलावा आप देख सर्विस सेक्टर भी इसी पर डिपेंड है। आप एग्रीकल्चर में जो भी आप वाणिज्यिक फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स आप उगाते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्रियल से ही क्या है, डिपेंड है, और उनसे रोजगार भी मिलता है, और सेवा सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है। ये लोग आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में और ग्रामीण से शहरी, अर्थव्यवस्था का जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, और ग्रामीण से देखेंगे शहरी, ग्रामीण से लोग शहर की तरफ आते हैं, ग्रामीण से लोग शहरी तरफ प्लान करते हैं इंडस्ट्री की वजह से, रोजगार की वजह से, ठीक है ना। ग्रामीण से शहरी और कृषि से उद्योग और सेवाओं में अंतर को जो कि समृद्धि के लिए अपरिहार्य है, मतलब क्या होता है, इससे ग्रोथ होगी, इससे, ठीक है ना। सुकर बनाने में सहायक होता है कि इससे रोजगार सृजित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा गैर सरकारी व्यवसाय में और अधिक संवेग लाए बिना देश की बेरोजगारी को चुनौती का सामना करने का और कोई रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिलती, ठीक है ना, तो इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी जॉब्स होती हैं, जो भी रोजगार होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन्हीं यही इंडस्ट्री क्या करती है, रोजगार देती हैं। आप समझ सकते हैं, बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रचालन कर सकती हैं और देश और विदेश दोनों में प्रतियोगी क्षमता प्राप्त कर सकती हैं। बड़ी कंपनी की बात हो रही है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाती हैं और देश से लेके विदेश में क्या करती है, कंपटीशन, जिससे आपके देश की बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश में काम कर रही हैं, और विदेश की कंपनी क्या कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं। विदेश की कंपनियां अपने देश में काम कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं। वही बात उन्होंने, लेखक ने कहा इसमें, एक जीवंत निगम पूंजीवादी आधार, ठीक है ना, एक जीवंत निगम पूंजीवादी आधार राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करवाता है। क्या कहता है, राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करवाता है, और जो अतिरिक्त जो राजस्व मिलता है वो गरीबों के कल्याण के लिए, जो वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए उपयोग होता है, जो आगे वंचितों के बेहतर कल्याण के लिए तथा अवसरों के रूप में अधिक एक समान धरातल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। ये बात बोली है लेखक ने, ठीक है ना। इसका जो मेन पॉइंट है क्या है, इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, मतलब लेखक क्या संदेश देना चाह रहा है, लेखक क्या बोलना चाह रहा है, लेखक बोलना चाह रहा है कि इंडस्ट्री लोगों में, गवर्नमेंट सेक्टर छोड़कर के प्राइवेट सेक्टर में लोगों को रोजगार देती है, और देश, देश का ही नहीं, लोगों को रोजगार ही नहीं, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाती है, और अपने देश से दूसरे देश में नाम भी करती है। तो अब देखिए इसने क्या बोला है कि निगमित पूंजीवाद किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए और लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देख सकते हैं, हो सकता है सही, हम इसको सही मान सकते हैं, और हम पढ़ सकते हैं आगे, और भी ऑप्शन है। देखिए निगमित पूंजीवाद किसी आधुनिक राज्य द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। मतलब लेखक ने ये नहीं कहा कि मतलब अनिवार्य है, कंपलसरी है, वो बता रहा है कि ये इससे ये बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए ये अनिवार्य है, ये क्या हो गया, एक एक्सट्रीम वर्ड हो गया, हम वैसे इसे सही नहीं मानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए निगमित पूंजीवाद की भूमिका के बगैर कोई राज्य लंबे समय तक अपने आर्थिक अस्तित्व को सुनिश्चित नहीं कर सकता। ये लेखक ने बिल्कुल नहीं कहा इस तरह की बातें, ये आपको फंसाने के लिए लेखक ने बोल रख रहे ऑप्शन, ठीक है ना। तो निगमित पूंजीवाद और लोकतंत्र अपने सतत अस्तित्व के लिए परस्पर निर्भर हैं, सतत अस्तित्व के लिए परस्पर निर्भर है, ऐसी बात इसमें नहीं कहेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा, ए, ठीक है ना। देखिए आपकी यूपीएससी कहां से कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन पूछ रही है जो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है।
अजम्पशन की बात बोल रहा है कि उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं कि निगमित पूंजीवाद श्रमिक बल की वृद्धि करता है, बात ठीक है, और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही बात, सटीक 100% सही है, हम इसे टिक करेंगे। अगला देखेंगे कि जनसंख्या के निर्धन लोग और वे लोग जो हाशिए पर हैं अधोमुखी धन स्राव प्रभाव ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण निगमित पूंजीवाद द्वारा लाभान्वित होते हैं। ये बात सही है। इसमें ट्रिपल डाउन इफेक्ट की बात कही गई है। इसमें ऑप्शन, इसमें पैराग्राफ में भी उसने बोला है, ये क्या हमारा, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी। दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने इस चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नंदिनी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए परिच्छेद बोल रहा है कि स्वैच्छिक संघों का अंतर्जाल नेटवर्क, जो भी स्वैच्छिक संघ होते हैं उनका जो नेटवर्क है अपेक्षाकृत शक्तिहीन व्यक्ति और संभाव्य रूप से शक्तिशाली राज्यों के बीच बफर के रूप में स्थित होता है। किसके रूप में? बफर जोन के रूप में, ठीक है ना। बफर क्या होता है? जहां पर जैसे मान लीजिए आपका तिब्बत हो गया, जो क्या है, जैसे आपका नेपाल हो गया, ये क्या कर रहा है? ये आपका बफर जोन काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बफर जोन का काम कर रहा है। उसी हिसाब से आप इसको समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपरोक्त परिच्छेद की सर्वोत्तम रूप से व्याख्या प्रदान करता है? इसका मतलब क्या है? तो देखिए ये राज्य के अंदर कतिपय समूहों की प्रतिकूलता के विरुद्ध अपने संकल्प को व्यवहार में परिवर्तित करने की असमर्थता पर बल देता है। नहीं, असमर्थता बल तो नहीं देता, ये तो गलत है। इसका ये आंसर उत्तर सही नहीं है। यह अपने सदस्यों के कल्याण के उन्नयन और उनके व्यक्तित्व के विकास और सहकारी संगठन है। ये सही हो सकता है। तो हम इसको अभी देखते हैं और हम ऑप्शन 2 पढ़ेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह व्यक्तियों को पार्थक्य की स्थिति से बाहर ले आता है और उन्हें सर्व सामान्य प्रयासों में भाग लेने की आवश्यकता करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार की निष्ठाएं और लगाव रखने देता है। ये भी बात नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 ही होगा, क्योंकि ये सदस्यों के कल्याण के उन्नयन के लिए व्यक्तित्व के विकास और सरकारी क्या है, सहकारी संगठन है जिसमें लोगों का कल्याण हो। वही तो बात उसने बोली है क्या, कि स्वैच्छिक संघों का अंतर्जाल अपेक्षाकृत शक्तिहीन, जो कैसे शक्तिहीन है और संभव रूप से शक्तिशाली राज्यों के बीच बफर के रूप में स्थित होता है। तो इसका यही सही हो रहा है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए देखिए 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा हो थोड़ा हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। देखो हम समझेंगे थोड़ा कि एक धनपूर्ण संख्या है जिसको 50% बढ़ा देने पर उसके गुणनखंडों की संख्या अपरिवर्तित रह सकती है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जो आपका मन करे, उसका फैक्टर करिए और फिर उस नंबर को 50% बढ़ा दीजिए, उसके फैक्टर करिए। जो भी फैक्टर होंगे वो जो आपने नंबर बढ़ाने से पहले फैक्टर किया उसके इक्वल होना चाहिए। कोई भी नहीं ऐसा किसी के फैक्टर 4 हो रहे हो और तो जो नंबर बढ़ा के रख रहे हो उसका फैक्टर 5 हो रहे हो, तो वो मान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ 8 ले रहा हूँ। अब 8 के करो फैक्टर, सर 1 होगा, 2 होगा, है ना, 4 होगा, और क्यों, और कितना होगा, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 1 8, और कितना होगा इसका, और 8 हो गया। ये हो रहा है ना। देखो इसके अलावा और कोई हो रहा हो हम चेक कर लेते हैं। अब इसका 50% बढ़ाओ, 8 का जब 50% बढ़ाओगे तो वो होगा ये 12, 12 हो गया। इसके करो फैक्टर, सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 6 हो गया, और 12 हो गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो रहे हैं, ये तो नहीं होगा। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका बढ़ाओ 50%, कितना होगा ये 18, 18 करो, 1 2 3, 3 ये हो गया, अब 4 से तो 18 कटेंगे नहीं, 6 से कट जाएंगे, 9 से कट जाएंगे, 18, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो रहा। तो अब इसके 8 के थोड़ा फैक्टर करो सही से, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। अब मान लो जैसे हमारा एक नंबर हो गया, अब हम जैसे 18 8 12 4 करके देख लेते हैं, 4 है ना, 4 का हो रहा हो साथ कोई, तो देखो 4 लिख लेते हैं यहाँ पर, 1 2 और 1 2 4, 6 कर लो, 1 2 3
6 नहीं, इसका भी नहीं हो रहा। 4 और 2 6 और 6, ये कितने हो रहे हैं? 6 के हो रहे हैं हमारे। देखो 6 के 1 2 3 6, 8 के 1 2 4 8। देखो हमारा जैसे हम कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे देखो हमने एक तरह से क्या हो गया, हमारा एक तरह से एक्सपेरिमेंट हो गया चीज़ों का, हमारे दिमाग में आ रहा है। देखिए जो हमने 6 का फैक्टर किया है, देखो हमें क्या बोलते हैं, हमने जो 6 का फैक्टर किया है, देखिए हम इसको दोबारा करते हैं अगर, हमने जो 6 का फैक्टर किया है ना, देखिए हम 6 का फैक्टर कर रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। इसके अलावा और कोई होगा? अगर हो तो बताइए। अब इसका बढ़ा दो 50%, 9। तो 9 कितना होगा? 1 3 और इसका 9, इसके 3 हो गए। तो अब इसमें बताओ, जैसे कि हम अगर हम 8 ले रहे हैं, है ना, 8 का अगर आप 50% बढ़ाओ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा आप करिए, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। आप इसको थोड़ा करिए, ठीक है ना। तो देखो ना तो ये हो रहा ना ये हो रहा। अब हमने क्या कर लिया, 12 कितना हो रहा है? 1 मिनट रुकेंगे, ये 12 कितना हो रहा है? 1 2 3 4 और 5, 18 का 1 2 में 18, 3 में 18, 6 18, 9 18 18, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5। इसका एक और होगा कोई, देखो कहीं मिस्टेक हो रही है, जल्दी से देखिए, ठीक है ना। और आप देखेंगे, ओहो, जी जी जी, एक मिस्टेक ये हो रही है, देखो हम आपको बता दें कि जैसे हमने ये फैक्टर किया है 12 का, है ना, देखो यही तो मिस्टेक होती है। 12 का 1 हो गया, 2 छिक 12, 3 चक 12 और 6 दूनी 12 और 12 एकन 12। तो 1 2 3 4 5 और क्या होगा? 4 तिया 12, यहाँ चारों लिख लेंगे, ठीक है ना, 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो हमारा ये तो सी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। एक धनपूर्ण संख्या है जिसको 50% बढ़ा देने पर उसके गुणनखंडों की संख्या अपरिवर्तित रह सकती है। तो हमारा ये तो निकला है, ये हमारा निकल गया। और हमने देखो प्रैक्टिस भी कर ली, हमने नंबर चेक भी कर लिए फैक्टर का करके, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये इसने बोला है कि एक कोई धनपूर्ण संख्या है, तो हमारा क्या है, ये 12 धनपूर्ण संख्या है, इसका हमने 50% बढ़ा दिया, 18 हो गया। और इसके फैक्टर जो हैं वो 6 हो रहे हैं और 12 के फैक्टर भी हमारे 6 ही हो रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट एक हमारा सही होगा। अब ये देखिए, एक धनपूर्ण संख्या है जिसके जिसको 150% बढ़ा देने पर उसके गुणनखंडों की संख्या अपरिवर्तित रह सकती है। तो देखिए आप जैसे अगर इस तरह से अगर चेक करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। तो हम देखो एक नंबर लेते हैं 2, इसका फैक्टर 1 और 2 ही होगा। अब इसको 1 से 50% बढ़ा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और इसका फैक्टर 1 और 5 होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ये भी ठीक होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा सी सही, दोनों ही सही है। तो आपकी यूपीएससी ने देखो क्या है, इसमें थोड़ा हेट एंटर आई और आपके सोचने पर ये डिपेंड कर दिया है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन बना रही है उस हिसाब से, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए विभिन्न मार्गों ए बी, है ना, ए सी सी डी एस दे रखा है जो किसी शहर से जुड़े हैं, 7 स्थान है देखिए। अब इसने बोला है कि ए जो है, ए बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में कौन? ए, तो हमने लिख लिया बी, हमने बी लिख लिया। और बी से 6 किलोमीटर दक्षिण में कौन है? ए है, ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। ए सी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है, ए जो है तो सी से 10 किलोमीटर पश्चिम में, ये बात हमारी हो गई, ठीक है ना, ये बात हमारी हो गई है। चलिए अब इसको हम आगे और देखेंगे, आगे हम और देखेंगे। देखिए या तो हो गया डी ई से 5 किलोमीटर पूर्व में है। अब देखिए डी ई से हमारे इसमें कोई लिंक नहीं बन रहा, हम अगला वाला पढ़ते हैं। सी डी से 6 किलोमीटर उत्तर में, जो सी है वो डी से कहाँ है? सी डी से 6 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर में है, उत्तर में। हो गया कौन? सी। अब हमारा ये हो गया,
सी जो है डी से 6 किलोमीटर उत्तर में हो गया, और इसने बोला डी जो है ई से 5 किलोमीटर पूर्व में, डी है वो ई से 5 किलोमीटर कहाँ पर है, पूर्व में है, कौन, डी। ठीक है, यहां तक हो गया। एफ बी से 9 किलोमीटर पश्चिम में है। एफ क्या है, एफ जो है इस बी से 9 किलोमीटर कहां पर है, पश्चिम में है। चलिए ठीक है, ये हो गया। एफ जी से 12 किलोमीटर उत्तर में है। एफ जो है वो जी से 12 किलोमीटर उत्तर में है। तो देखिए, तो 6 किलोमीटर ये हो गया, 6 ये होगा, तो इट मीन्स ये होगा आपका 12, यहाँ तक 12 हो गया, जो कहाँ पर जी से कितना 12 किलोमीटर उत्तर में है एफ। ठीक है, एफ जी से 12 किलोमीटर उत्तर में है। कोई व्यक्ति इन मार्गों से चलकर डी से एफ तक पहुंचता है, उसे एक व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की। मान लो अगर व्यक्ति डी से एफ तक जा रहा है, डी से एफ तक जा रहा है यहाँ तक, उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो देखिए 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो गए 31, यहाँ से जोड़ लो तो भी आपका 31 हो रहा है। अब हमें डी से एफ तक जाना, देखो तो 9 तो ये हो गया, और 5 ये, 9 5 14, 14 ये, ठीक है ना। अब देखो 19 और 12, फिर भी 31 हो रहा है। जाना कहाँ है, एफ तक जाना है। मान लो डी से मैं यहाँ ई तक गया, 5 ही हो गया, 14 ही हो गया, कितना हो गया 19, 19 और 12 कितना हो गया 31। तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आप कैसे भी चेक कर लो, आपका 31 ही आंसर आएगा, 31, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यदि किसी विशेष कूट कोड में 64 को 343 के रूप में लिखा गया है और 216 को 729 के रूप में लिखा गया है, और उस कूट में 512 को किस रूप में लिखा जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आपको घन याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, तभी आपकी बात बनने वाली है। अगर आपको यहाँ पर वर्ग याद, घन याद है, तो आप क्या कर लोगे, इनका आंसर आसानी से कर ले जाओगे। देखिए 64 कितने का क्यू है सर, 4 का क्यू है, हमने 4 का क्यू लिख लिया। और जो आपका 343 है ना, 343 इसके कितने का क्यू है, 343 कितना क्यू है, 7 का, क्यों ना। अब देखिए 216 कितना क्यू है, 216 जो क्यू है आपका, देखिए 5 का 125 होता है, 6 का होगा 216, 6 का क्यू, ठीक है ना। अब 729 कितने का है, 729 है 9 का क्यू, 9 का क्यू, ठीक है ना। अब 512 जो क्यू कितने का है, 512 है 8 का क्यू। अब अगला नंबर क्या होगा, देखो 4 से 3 बड़े 7 हो गए, और 6 से 3 बड़े 9 हो गए, तो 8 से 3 बड़े कितने होंगे 11 होंगे। तो 11 का क्यू क्या होगा, 11 का क्यू होगा 1331, 1331। ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी सही होगा। कौन सा, बी ठीक होगा। आपने क्या लगाया होगा उस समय, अगर आपने एग्जाम दी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डॉट 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 प्लस 9 की पावर 100 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए मैं बताऊं, चाहे भाई आपकी 9 की पावर 1 हो, चाहे 9 की पावर 2 हो, चाहे 9 की पावर 3 हो, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, अगर आप इनको 6 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका जो रिमाइंडर बचेगा ना, वो 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। बस मैं आपको ये बताने वाला था। और देखिए 9 की पावर 3 से 9 की पावर 100 है, तो फिर हम इसको पावर को सोल्व करते हैं। देखो 100 में से आप क्या कर देंगे, माइनस के 3 प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हमें 91 नहीं लेना, 91 नहीं लेना। तो कितना होगा आपका 98 हो गया, इंटू 3 करो, और इसको 6 से जब डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर क्या होगा 0, क्योंकि जो आपका नंबर 6 से डिवाइड होता है ना, वो 2 से भी होगा 3 से भी होगा। तो 2 से होगा 3 से होगा, तो ये ऑप्शन सी डी ये तो वैसे भी नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए, क्या होगा ए होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद 2 कथन दिए गए हैं, वही बात है, और आप उसको कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए इसने बोला है कि ऐसी एक अंक की लघुत्तम संख्या क्या है जिसमें ठीक ठीक 4 गुणनखंड है। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाया है,
हमें वही नंबर वही चीज, बस तरीका पूछने का ये है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। एक अंक की लघुत्तम संख्या है। अब मान लीजिए लघुत्तम छोटी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, देखिए अगर हम जिसके गुणनखंड 4 हैं तो 4 गुणनखंड किसके हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं 1 का करूं, 2 का करूं, 3 का करूं या 5 का करूं या 7 का करूं, तो इनके गुणनखंड भाई 4 तो नहीं होंगे, तो इन्हें तो हटा दो, हमें इन्हें ये नहीं लेने, ये तो नहीं ले लें। अब देखो जो हमारा अब नंबर क्या बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, ठीक है ना। अब इनमें चेक कर लो ना, 4 का करते हैं, 1 2 4, तो ये तो होगा नहीं 4। 6 का कर लो, 6 का करेंगे फैक्टर, 1 हो गया गुणनखंड, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो गया, ठीक है ना। तो 4 हो गए, हाँ 4 हो गए। अब मुझे बताओ क्या हमें इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या हमें इन जो स्टेटमेंट दे रखे हैं जरूरत है, नहीं जरूरत है, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने बिना स्टेटमेंट के हमने ऑप्शन क्या है, हम वो सही तक पहुंच गए हैं, लेकिन इसने बोला है कि इसमें से एक गुणनखंड 2 है भाई, मैं तुम्हें बताने जरूरत, हमें तुम्हारे स्टेटमेंट की जरूरत थोड़ी नहीं है। कथन दो इनमें से एक गुणनखंड 3 है, हाँ 3 है, तो मुझे ये बताओ क्या मैंने इसको सोल्व करने के लिए क्या मैंने इन स्टेटमेंट की जरूरत ली थी, हेल्प ली थी, नहीं, ये हमने इन स्टेटमेंट के बिना भी हमने इसको सोल्व किया है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कि इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी, ठीक है ना। जरा समझिए इस बात को, यूपीएससी ने 2025 में एक नया ऑप्शन निकाला, ये एक नया ऑप्शन आपकी यूपीएससी ने निकाला है। चलिए 69 क्वेश्चन है, देखिए एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन है, 1 और 2 दिए गए उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प को चिन्हित करिए। जिसने बोला है मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए पी क्यू आर एस भिन्न शून्येतर अंक हैं, यदि पी पी गुणा पी क्यू इज इक्वल टू आर आर एस एस, जहां पी जो है वो बड़ा है या बराबर है 3 है, या 3 जो है या तो पी के बराबर या बड़ा है, क्यू बोल रहा है या तो क्यू जो है 4 के बराबर है, मतलब 4 क्यू के बराबर या बड़ा है, तो क्यू किसके बराबर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इसने जो बोला ना यहाँ पर पी 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 आर आर एस, मतलब ये है कि यहाँ पर जो नंबर आर का होगा वो सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, एस का जो नंबर यहाँ पर होगा वो सेम यहाँ पर होगा, मतलब 3 यहाँ पर अगर हम 3 लेंगे तो 3 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर भी होगा, इसका मतलब ये है। देखिए अगर हम इस 3 3 और हम क्यू को 4 ले रहे हैं, अगर इससे हम गुणा करते हैं, देखिए क्या होगा, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 3 3 9, 3 3 9 1 10, देखिए 2 9 3 12 10 बची 1 1, और 1 मिनट 4 3 12 हो गया, यहाँ पर 12 9 2 11 1 12, ठीक है ना, और एक एक ये, ठीक है ना। देखिए आपने यहाँ पर ले रखा था पी पी, तो 3 3 हमने ले लिए, पी मतलब 3 3 ले लिए, और हमने आर का मान क्या ले लिया, क्यू का मान क्या ले लिया, 4 ले लिया, मतलब ये हमने माना है। आप कोई नंबर और रख के चेक कर सकते हैं अगर वो इसका आंसर अगर ऐसा आता, तो ठीक है ना। अगर इसका आंसर अगर ऐसा आता आप नंबर कोई और भी चेक कर लीजिए, ठीक है ना। मुझे समझ में आया, मैंने ये नंबर रख लिया, मुझे समझ में आया मुझे ये रखना चाहिए तो मैं रख लिया, ठीक है ना। क्योंकि इसने पी 3 के बराबर बोला ना, 3 से मतलब जो है छोटा है बराबर है पी, इसने क्यू 4 से छोटा है बराबर बोला, इसलिए मैंने इसको क्यू को 4 ले लिया है और पी को 3 ले लिया है। आप रख के चेक कर लीजिए कोई नंबर, मतलब आपका कोई और नंबर हो आप उसे रख के चेक कर लीजिए। चलिए तो ये हो गया, इट मीन्स हमारा जो SS 22 RR 11, ठीक है ना, PP 33 Q 4, ये हो गया हमारे, ठीक है ना, 1 2 3 4 नंबर हो गए हमारे, ठीक है ना। अब इसने मुझे बताओ क्या मैंने इसको सॉल्व करते समय मैंने इन कथनों को देखा है, नहीं, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने इस कथन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, और हमने इसका हेल्प भी नहीं ली। हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और इससे हमने इनको पढ़ा है और इसी के अनुसार हमने इसका आंसर दिया है, और ये मिल भी रहा है। आर बराबर 1 हो रहा है भाई, आर बराबर 1, एस बराबर 2 ये भी हो रहा है। तो इट मीन्स ये है कि हम इसे भी बोल सकते हैं कि हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने इनको बिना कथन के हेल्प लिए बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर यही होगा शायद, देखो हाँ डी, इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है, उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्लियर।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए क्वेश्चन है आपके यूपीएससी ने पूछे हैं 25 में, और ये क्वेश्चन आपके यूट्यूब पर किसी ने कराया भी नहीं, मैं आपको बता दूं। जो आपके शीर्षक के टीचर रहे हैं और जो वनडे एग्जाम में जो भी, मैं बताऊं आपको, जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी कराते हैं उन्होंने शीर्षक के पेपर को छेड़ा है। छेड़ा है, मैंने नहीं बोला नहीं छेड़ा, छेड़ा है। लेकिन जो क्वेश्चन जो कर सकते थे उन्होंने वो क्वेश्चन तो किए हैं। अब लेकिन यहाँ पर आते आते ये क्वेश्चन उन्होंने सोल्व ही नहीं कराए। मतलब ये है कि ये वनडे एग्जाम वालों की बस की बात है नहीं है कि यूपीएससी का शीर्षक पेपर सोल्व करा ले। कुछ की है, मैं मना ये नहीं कह रहा सबकी नहीं है, कुछ की है जो कुछ करा भी रहे हैं, लेकिन सबकी नहीं है, ठीक है ना। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आपका सीसेट का पेपर है तो सीसेट की फैकल्टी द्वारा ही पढ़ें, ठीक है ना। जैसे कि हम आपके द्वारा लेके आ रहे हैं, हम मतलब नन्या इसके द्वारा हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स, जिसमें आप लोग अपना एनरोल करें और 2026 में जब आपको 24 मई को एग्जाम होने वाला है उसमें सीसेट में सफल हो जाएं और आपका मेंस ना रुके, मेंस में जा सकें और मेंस लिख सकें, ठीक है ना। चलिए, एक प्रश्न दिया गया है कि जिसके बाद दो कथन है, एक और दो दिए गए हैं, उस प्रश्न और कथनों पर विचार करिए, सही विकल्प को चयनित करें। देखिए क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, उसने क्वेश्चन पूछा है और उसने दो, अब देखिए अब इसने बोला है क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। अब तो मुझे ये स्टेटमेंट देखने की नीड पड़ेगी ना, क्योंकि क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। अब हमें इसने क्वेश्चन में कोई पूरी बात नहीं बताई है जिसको हम हल करते समय हमें कथन ना देखने पड़े, लेकिन इसने क्वेश्चन को अधूरा छोड़ा है और डिपेंड कर दिया कथन पर। क्या इस कथन को, क्या इन स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए पी की दो बहनें हैं, मान लीजिए पी की दो बहनें कौन है, आर एस, ये पी है, इसकी दो बहनें कौन है, आर है और एस है पी की, ठीक है ना। आर का पिता क्यू का भाई है। देखिए मान लीजिए आर का जो पिता है फादर क्या है, वो क्यू का भाई है। चलिए ठीक है, अब देखिए ना तो हमें क्यू का जेंडर पता, ना तो एस का तो खैर पता है, आर एस का, ना तो क्यू का जेंडर पता, ना हमें पी का पता। अब बात बनेगी तो बनेगी कैसे। अब हम इसमें कैसे बोल दें कि क्यू पी से किस प्रकार संबंध, हम कैसे बोल दें। ये भतीजी है, भतीजा है, चाचा है, मान लो चाचा है या इसकी बहन है, कैसे मालूम पड़े, कैसे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं। इट मीन्स ये है कि हम इन दोनों कथनों को यूज करके भी हम इसका आंसर नहीं कर पा रहे। हम इस कथन का, जो कथन दे रखे क्वेश्चन का, हम उनका यूज करके भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम इसका बोलेंगे इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का उपयोग अकेले करके दिया सकता है, कि दूसरे का नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग कर दिया सकता नहीं, ये भी गलत हो गया। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग कर दिया जा सकता है किंतु दोनों में से किसी एक का नहीं, ये भी गलत हो गया। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग कर भी नहीं दे सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा, डी, नहीं दे सकते भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज से लाइक कर लें चैनल को और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भेज दें। देखिए अब आपके आगे, अब देखिए लास्ट के आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखिए परिच्छेद, मुद्रास्फीति की एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं सभी के लिए एक समष्टि होती है। क्या मुद्रास्फीति, जिसमें आपकी विभिन्न वस्तुएं हो गई, विभिन्न सेवाएं हो गई, इन सबको क्या करती है, समेटती है ना। उपभोग की विभिन्न मदों के लिए कीमत वृद्धि अलग अलग होती है, बस सही है। अब मान लो कोई चीज उपभोग में आती है, कोई अलग अलग होती है, तो उसकी कीमतें भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होती हैं। उपभोग की जो कंजप्शन करने वाली चीजें होती हैं उनकी कीमतें अलग अलग होती हैं। अतः यह एकल संख्या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को भारतीय, मतलब भारत मान निर्दिष्ट करने से मिलती है। क्या, भारत मान। WPI के लिए उत्पादन के भारत मानों का उपयोग किया जाता है। जो WPI है आप देखेंगे, WPI के लिए उत्पादन के भारत मानों का उपयोग किया जाता है। जो उत्पादों का जो भी मान रखा जाता है, एक मतलब कीमत रखी जाती है, कौन करता है, ये होल्ड प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। थोक विक्रेता बोलते हैं। और थोक विक्रेता अपने माल को जो भी मतलब जो भी विक्रेता होते हैं उनको दे देता है और फिर वो अपनी चीजों को अलग अलग कीमतों पर बेचते हैं, ठीक है ना, ये बात है। CPI के लिए, मतलब वही CPI को देता है, CPI के लिए उपभोग टोकरी कंजप्शन बास्केट का उपयोग किया जाता है।
इसमें गरीब का लिए मतलब गरीब के लिए भी चीज़ें हैं, है ना, अमीर के लिए भी चीज़ें हैं, मीडियम वर्ग के लिए भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, ऐसे आप देख सकते हैं। किंतु व्यक्ति समरूप नहीं होते, व्यक्ति समान रूप नहीं होते। उपभोग टोकरी गरीब, मध्यम वर्ग और धनी व्यक्तियों के लिए अत्यधिक रूप से अलग अलग होती है, मैंने बताया आपको, ये बताया है। अतः सीपीआई यानी वर्गों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग होती है। जो सीपीआई होती है कि यानी जो वर्ग आपने बताए, धनी हो गया, मध्यम हो गया और अमीर हो, मतलब ये गरीब हो गया, इनके लिए प्रत्येक के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। और एक सम्मिश्र सूचकांक निकालने के लिए इन टोकरियों के औसत का परिकलन अपेक्षित होता है। अगर हम आपको एक सम्मिश्र सूचकांक निकालना है तो क्या करेंगे, इस टोकरियों का हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। अब इसने उसका दे रखा है, देखिए इस कथन परिच्छेद में व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देखिए, कीमत वृद्धि के मापन में केवल डब्ल्यूपीआई का उपयोग किया जाना चाहिए और सीपीआई को उपयोग से हटा देना चाहिए, तर्क दिया है। कीमत का हम जो मापन करते हैं उसमें हमें डब्ल्यूपीआई का यूज करना चाहिए और सीपीआई का उपयोग करते हैं ना उसका हम कीमत मापने के लिए, उसको हटा देना चाहिए। ये हमारा सही है, सही लग रहा है, अभी अभी देखेंगे, ठीक है ना, अभी हम इसको देखेंगे और फिर मुझे इसका आप रिप्लाई करो। इसका आंसर मैं आपसे मांग रहा हूं, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करिए। मुद्रास्फीति दर का वर्तमान परिकलन अलग अलग मद उपभोक्ता वस्तु की कीमत वृद्धि का सही सही मापन नहीं करता। कौन? मुद्रास्फीति दर का वर्तमान जो परिकलन है वो अलग अलग मद उपभोक्ता वस्तु की कीमत वृद्धि का सही सही मापन नहीं करता। ये सही है, देखते हैं। मुद्रास्फीति के आंकड़े उपभोग टोकरी में सेवाओं को न्यून रूप से प्रस्तुत करते नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं है। मुद्रास्फीति दर की जानकारी वास्तव में देश के किसी भी व्यक्ति के काम की नहीं, ये भी गलत बात है, ये तो दोनों गलत हैं। अब मुझे बताओ कमेंट करके कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, जल्दी फास्ट। अगर आपने थोड़ा भी सही से पढ़ा है तो आप बहुत जल्दी से बता देंगे, ठीक है ना। जल्दी से मुझे बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने बोला है ना कि कीमत वृद्धि के मापन में केवल डब्ल्यूपीआई का उपयोग किया जाना चाहिए। देखो पहले तो केवल ओनली एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो इसे हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे और वैसे भी ये बात ठीक नहीं है, केवल डब्ल्यूपीआई का उपयोग करना चाहिए नहीं। मुद्रास्फीति दर का वर्तमान परिकलन अलग अलग मद उपभोक्ता वस्तु की कीमत वृद्धि का सही सही मापन नहीं करता। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया, ठीक है ना, आपने भी लगाया होगा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये विश्वास को आमतौर पर अन्य लोगों के प्रति सुभेद होने के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? विश्वास को। उद्यम वृत्ति में अन्य लोग का विश्वास करने और स्वयं धोखे का विषय बनने में तत्पर होना निहित होता है। क्या बोल रहा है कि जो भी उद्यम वृत्ति लोग, उद्योगपति लोग होते हैं, जो उद्यम धन मतलब जो उद्योग इंडस्ट्री के मालिक वगैरह होते हैं, वो क्या बोलते हैं, अन्य लोगों का विश्वास करने और स्वयं धोखे का विषय बनने में क्या तत्पर होना निहित होते हैं, मतलब उन्हें विश्वास करना ही पड़ता है और बिना विश्वास के बिजनेस चलता नहीं भी नहीं है, ठीक है ना। ये बात तो इसमें बोली है। विशेषज्ञ प्रणालियों में विश्वास वैश्विक व्यवहार का सार है। विश्वास स्वयं सामाजिक बाजार में परम वस्तु के रूप में उभर कर आता है। क्या बोल रहा है, जो विश्वास है स्वयं जो सामाजिक बाजार में है, सामाजिक बाजार, उसमें क्या बोलता है कि परम वस्तु के रूप में उभर कर आता है, उछल कर आता है, झलकता है विश्वास, और वैश्विक बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की विशिष्टताओं को परिभाषित करता है, ठीक है ना। विश्वास करने के आचरण का यह भी अर्थ है कि अन्य लोगों को समुचित आदर का स्थान देना, अन्य लोगों को उन्हें आदर देना और कतिपय पहलुओं में आशापूर्ण दृष्टि से देखना कि वे सक्षम हैं अथवा या सक्षम होंगे। ये विश्वास करना पड़ेगा, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो देखिए, तो इसको आप देखिए, उद्यम वृत्ति में विश्वसनीयता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, की जा सकती है भाई, बोल रहा है लेखक उसमें। तो ये तो हमारा वैसे ही देखते देखते गलत हो गया। जो लोग विश्वसनीय होते हैं वे सर्वाधिक सुबद्ध होते हैं, ये भी बात भी नहीं कही इसने। धोखे का पात्र बने बिना कोई आर्थिक क्रियाकलाप संभव नहीं है, ये भी बात नहीं है। रिस्क हो सकता है। अब बताओ मैं हर बार धोखा खा के कोई चीज काम कर पाऊंगा क्या? जरूरी है कि मैं हर चीज में धोखा खाऊं तभी मैं सफल हो पाऊंगा? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी, विश्वास करना महत्वपूर्ण है यद्यपि इसमें खतरा होता है। खतरा होता है तो भी आपको विश्वास करना पड़ेगा, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी से हो गया। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, जो भी आपके क्वेश्चन है उनकी तरफ हम चलते हैं। देखिए
अगर आपने अभी भी वीडियो लाइक नहीं की हो तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आ भी चुके हैं, अगर आपने मान लो डेली वीडियो देख भी रहे हैं इस पर और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए रामबाण है और आपके लिए सफलता की ओर क्या करेगी, लेके जाएगी। देखिए, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन एक और दो दिए गए हैं। उस प्रश्न और उन कथनों पर विचार करिए, सही विकल्प को चिन्हित करें। देखिए, एक फुटबॉल मैच में जब 10 मिनट शेष बचे थे, मान लीजिए एक फुटबॉल मैच, खुद अज्यूम कर चीज को, इस चीज को खुद आप क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, समझेंगे कि जब 10 मिनट शेष बचे थे, टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी। मान लीजिए टीम पी हम यहाँ लिख ले रहे हैं और टीम हमने क्यू हमने यहाँ लिख लिया। जब आखिरी के 10 मिनट बचे हुए थे तब इसने बोला है जो टीम पी है वो क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी। कौन? टीम पी। तो टीम पी के 0 रन होंगे और क्यू कितने हो गए, 3 हो गए आखिरी 10 मिनट में। हमने ये बात हमने यहाँ पर लिख ली है, क्या करिए, हमने लिख ली है। अब इसने बोला क्या टीम पी मैच जीत गई। अब हमें कैसे मालूम पड़े इसे? अब इसको फिल करने के लिए हमें स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे और स्टेटमेंट में जो लिखा है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। अगर उनसे हमारा आंसर मिल रहा है तो सही है। किस स्टेटमेंट से मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा, वो उसने ऑप्शन में दे रखे हैं। ये आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपके डाटा सफिशिएंसी के हैं। देखिए, कथन एक, टीम पी ने अंतिम 10 मिनटों में 4 गोल किए। मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे पी 0 है, क्यू 3 है। अगर हम पी हमारा 1 होगा तो क्यू हमारा 3 होगा, पी हमारा 2 होगा तो ये कितना होगा, 3 तो 5 होगा। मैं पी की यहां लिख ले रहा हूं, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला, देखिए कि टीम पी ने अंतिम 10 मिनटों में 4 गोल किए। किसने? पी ने अंतिम 10 मिनटों में 4 गोल किए। तो पी ने 4 गोल किए तो 4 यहां लिख लूंगा, 3 ये हो गए, आपकी टीम पी जीत गई। मान लीजिए 3 में 4 यहाँ पर, एक पहले से यहाँ बन रहा है तो यहाँ 5 कर लूंगा और एक ये 3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये 4 होगा, यहाँ 4 होगा, 4 यहाँ पर भी 4 होगा। एक रन से जीत रही है ना। अगर यहाँ पर हमारा मान लीजिए 4 2 6 और 5 1 6, मतलब 4 5 6 3 4 ये 5, भाई एक रन का ही तो अंतर है। तो मान लो पी ने लास्ट में क्या बोला था, जैसे कि हमारी टीम थी लास्ट के 10 मिनट में से बचे थे तब टीम पी ने टीम क्यू के विरुद्ध मैच खेला और 3 गोल से पीछे थी। मतलब पी 0 होगा तो क्यू 3 अधिक होगा, या पी 1 होगा तो क्यू 4 होगा, और पी अगर हमारा 2 होगा तो क्यू हमारा कितना होगा, 5 होगा। तभी तो क्या होगा, 3 गोल से कौन पीछे है, पी पीछे है लास्ट के 10 मिनट में। अब उसने बोला है क्या टीम पी मैच जीत गई, टीम पी मैच जीत गई। हमने कथन एक को पढ़ा और बोला कि टीम पी ने अंतिम 10 मिनटों में 4 गोल किए। अगर 4 गोल, देखिए जब अंतिम 10 मिनट बची थी, जब उसने गोल नहीं किए थे तो 0 रन था, लेकिन जब उसने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए तो हमारा 4 रन हो गए, 3 पी क्यू के ही है। अगर हमारा पहले से, अगर हमारा मान लो यहाँ पर 1 रन है तो 4 ये जुड़ जाएंगे, 5 होगा, 4 ये 6 5, एक एक बढ़ रहा है ना यहाँ पर, 1 4 5 हो गया, यहाँ पर 4 2 6 हो गया। ये आपके वही रन है, 3 4 5 3 4 5, तो 1 रन का क्या है, अंतर है। तो ये क्यू से पी जीत गई है हमारे इस स्टेटमेंट के अनुसार। तो ये तो ठीक है, ठीक है। टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए, टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए। अब हम इससे हमें ये कैसे बता दें कि टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए, इसे हम कैसे निकाल लेंगे हमारे की टीम पी जीत गई, कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, ये तो गलत हो गया। तो हमारा क्या है कि हमारा इस क्वेश्चन में कथन एक से आंसर दिया जा सकता है, कथन दूसरे से नहीं। पढ़ो इसमें कौन सही है हमारा। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है कि दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, सेवेंटी फोर। देखो देखो, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको आप ही कर लेंगे, ठीक है ना। इसको तो आप ही कर लेंगे। देखो मैं थोड़ा तरीका बता दूंगा आपको, वो आपके लिए बेटर होगा। देखिए देखिए,
P प्लस क्यू का स्क्वायर हो रहा है 4, ये माइनस के 4 पी क्यू, जहां पी क्यू क्या है, धन पूर्ण संख्याएं हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये। अब मान लीजिए आप P का जिसमें दे रखा है, कथन एक दे रखा है, अब ये संख्या ये क्या होगा, ये धनात्मक, मतलब आप इस सबको सोल्व करेंगे तो क्या ये धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। देखिए इसमें दे रखा है P बड़ा है Q से, अगर मैं P का मान मान लिए मैं ले रहा हूं 2 और Q का मान ले रहा हूं मैं 3, इसको मान रख दो यहां पर, जब रखोगे ना तो आपका जो आंसर होगा ना वो होगा पॉजिटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। आप इससे चेक कर लीजिए तो भी आएगा, आप इससे भी चेक कर लीजिए तो भी आएगा, या हम मान लीजिए P का मान हम 3 ले लें और Q का मान 2 ले लें, तो भी आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा आंसर इसका, यहाँ तक पूर्ण संख्या होंगी। आप इसको मान रख लीजिए, मतलब P का मान इसमें रखो 2 होगा, Q का मान इसमें 3 होगा। इसमें आप देखिए P का मान आप एक बार 3 रखेंगे और Q का मान एक बार क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। इसको रख के सोल्व कर लीजिए, ये कम तो आप कर लेंगे ना। इसको मान इसमें उठा रख दीजिए और देख लीजिए क्या ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है। आप चाहे इससे कर लीजिए तो भी आंसर आपका पॉजिटिव होगा, इससे कर लीजिए इससे ना करो तो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह है इन दोनों कथनों में से किसी एक का उपयोग करके उत्तर दिया जा सकता है। तो ये क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का नहीं, ये तो गलत हो गया। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी का भी अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। ऑप्शन में हमारा बी ठीक हो गया, हमें अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन को, ठीक है ना। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए आपकी यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछे थे, मात्रा 1, मात्रा 2, मात्रा 3 क्या होते हैं ये, तो इसे जानने के लिए आप क्या करेंगे, अगर अभी आए हैं अभी पहली बार इस चैनल पर तो आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपने वीडियो को आप शुरू किया अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त में भेज दीजिए, आपके जो भी ग्रुप्स होते हैं जो भी हों आप उनमें डाल दीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। नंदनी आइस आपका वेलकम करता है। चलिए T20 क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों एक्स वाई जेड ने कुल 37 रन बनाए, एक्स द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का वाई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से अनुपात, सुन लीजिए मेरी बात, और वाई द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का जेड द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से अनुपात के बराबर है। इट मीन्स ये बोल रहा है कि एक्स बट्टे वाई बराबर वाई बट्टे जेड, ये बोल रहा है, इसने ये बोला है। अब इसने ये कहा है कि मात्रा 1 बराबर एक्स द्वारा बनाए गए रन, मात्रा 2 द्वारा वाई द्वारा बनाए गए रन, मात्रा 3 बराबर जेड द्वारा बनाए गए रन। ऑप्शन इसने दे दिए हैं, तो देखिए इसका इसमें करें गुणा तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स जेड। अगर आपने जीपी पढ़ा है आपको पता है जो आपका वाई का मान है ना, वाई ये एक्स वाई और जेड बीच में आता है, वाई का मान बीच में, ठीक है ना। तो अब ये मात्रा 2 तो बीच में होगा, मात्रा 2 बीच में होगा, ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये गलत होगा, ठीक है ना। अब हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक्स का मान 1 मान लूं तो वाई का मान भी 1 मानना पड़ेगा, इसका 2 मान लूं वाई तो जेड का मान भी 2 मानना पड़ेगा, इसमें इसमें गुणा करेंगे तो मान चेंज होगा ना। अगर मैं एक्स का मान 2 मान लूं और वाई का मान 1 मान लूं, वाई का मान 2 मान लूं 1 मान लूं, तो हम इसमें हम ये पता नहीं कर पा रहे हम एक्स का मान माने तो माने क्या, माने क्या माने। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, कि अपर्याप्त आंकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए हाँ ये 76 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए P प्लस क्यू बराबर 10 है, जहां पी क्यू पूर्णांक है, पी क्यू क्या है, पूर्णांक है। मात्रा एक दे रखा है कि P गुणा क्यू का महत्तमान P गुणा क्यू धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए अब इसमें ये तो बोला नहीं भाई जो हम P का मान ले लेंगे वो क्यू का मान नहीं ले सकते, डिफरेंट तो बोला नहीं है, भिन्न तो बोला नहीं है। मान लो हमने P का मान भी 5 ले लिया और हमने क्यू का मान भी 5 ले लिया, तो हम P इंटू क्यू 25 लिख लेंगे और P प्लस क्यू 10 लिख लेंगे, यस लिख सकते हैं। ऐसे ना करो, आप विभिन्न ले लीजिए, डिफरेंट ले लीजिए, P का मान आप 4 ले लीजिए और Q का मान आप 6 ले लीजिए, तो P प्लस क्यू 10 होगा और P इंटू क्यू 24 होगा, ठीक है ना। ये हो सकता है, मात्रा एक हमारा
हमने ले लिया। अब देखिए मात्रा सेकंड ये पी गुणा क्यू का महत्तम मान, जब देखिए पी जो है वो आपका या तो -6 के बराबर होगा या क्या होगा, वो पी जो है -6, -5, -3 है ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉजिटिव में हो सकता है, बड़ा है ना। ऐसे क्यों आप देखेंगे -4 है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम पी इंटू क्यू का मान, अगर आप माइनस माइनस लो तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसको प्लस में ले लें, तो इसको भी ले लो 6 इंटू 4 24 और पी प्लस क्यू कितना होगा आपका, ये तो 4 हो गया ना, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 हो गया और ये कितना होगा आपका 10। हम पी और क्यू को मान 10 भी मतलब पी बराबर भी 5 ले सकते हैं और क्यू बराबर भी हम 5 ले सकते हैं, तो कितना होगा ये पी इंटू क्यू बराबर कितना होगा 25, यानी कि पी प्लस क्यू कितना होगा 25, सॉरी 10, कितना होगा 10 होगा, पी प्लस क्यू कितना होगा 10 होगा। इट मीन्स ये है कि आपकी मात्रा 1 मात्रा 2 के बराबर है। इसका मान भी 10 और 24 आ रहा है, इसका मान भी 10, इसका मान भी 10 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है और 25 भी आ रहा है। इसका मान भी 10 आ रहा है, 24 आ रहा है और कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 24 और 25 भी आ रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, मात्रा 1 मात्रा 2 के बराबर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, देखिए 11 संख्याओं के एक समुच्चय पर विचार करिए। मात्रा 1 दे रखा है, इस समुच्चय की संख्याओं को औसत का न्यूनतम मान जब वे क्रमागत पूर्णांक हैं, क्या है, जब वे क्रमागत पूर्णांक हैं किसके, -5 से बड़ा। तो देखिए तो इसका क्या बोल रहा है, न्यूनतम मान पूछ रहा है, औसत न्यूनतम मान। देखिए -5 है ना, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। तो इसका जो भी औसत का न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा, क्या 0 होगा। तो इसका मान तो 0 हो गया, मात्रा 1 का मान क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हम मात्रा 2 को देखते हैं। समुच्चय की संख्याओं के गुणनफल का न्यूनतम मान जब वे क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक हैं, कितने, समुच्चय की संख्याओं के गुणनफल का न्यूनतम मान जब वे क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक है। क्रमागत ऋणात्मक मतलब -1 है ना, -2, -3, -4 ना, -5 है ना, -6, -7, -8 है ना, -9, -10, -11। तो आप सबका गुणा करोगे ना, 11 टाइम मतलब क्या है, ऑड है। तो आप जब भी माइनस माइनस जब ऑड टाइम करते हो तो क्या होगा, उसका गुणनफल माइनस में होता है। तो इन सबका जो माइनस करोगे, एक बड़ा संख्या बड़ा नंबर होगा, किस में होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। और जो माइनस का मान क्या होता है, वो माइनस जो होता है वो आपका 0 से छोटा होता है। कौन बड़ा हुआ, मात्रा 1, यानी 0 बड़ा हुआ मात्रा 2 से। मात्रा का मान माइनस हो गया, इसका मान माइनस हो गया, इसका मान क्या होगा 0 हो गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 3 संख्याओं पी क्यू और आर का औसत k है और p औसत से उतना अधिक है जितना q औसत से कम है। r का मान क्या है, देखिए p औसत p q r का, देखिए p q और r का औसत k है और मान लीजिए आपका जो k है, ठीक है ना, p औसत से उतना अधिक है, p औसत उतना अधिक है जितना q से औसत से कम, जितना q औसत से कम। r ये हो गया बीच में है ना, p q और r का औसत r ये हो गया। तो इसमें r का मान क्या होगा, r का मान होगा k। सिंपल है ना, ये तो ऑप्शन नंबर ए। तो हम क्या सोल्व करें, ये तो हमारा ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए मान लीजिए x जो है 0 और 1 के बीच की कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, 0 से और 1 के बीच में। इट मीन्स ये है, आप 0 से 1 के बीच में आप 0.1 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए या 0.25 ले लीजिए या 0.5 ले लीजिए, आपका मन करे जो मन करे आप वो ले लीजिए, इट्स योर चॉइस।
अब मैं यहाँ पर मान लो मैं 0.2 ले रहा हूँ, 0.2 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस 0.2 का वर्ग करो, इसका वर्ग करोगे ना तो आपका 0.4 होगा, होगा ना। अब देखिए, मान लीजिए अब जैसे हमने 2 का वर्ग किया है ना, 0.2, इसका 2 टर्म मल्टीप्लाई करो, 2 टर्म्स करिए तो इसका देखो करो फटाफट, 0.2 का आप 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करिए, कितना आंसर आएगा फटाफट जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। देखिए अगर आप ये लगा रहे हैं कि हमारा 0.2 का बराबर करेंगे तो हमारा 0.4 होगा, ये गलत होगा, इसका होगा 0.02। और इसका अगर हम 0.3 का अगर हम होल क्यू करेंगे ना, इसके अनुसार इसने एक्स क्यू किया है तो हमारा 0.003। इट मीन्स ये नंबर बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए तो स्टेटमेंट ये तो सही हो गया, ये तो हमारा सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम एक्स का मान इसमें कोई एक ले ले रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम 2 को ना लें, एक्स का मान हम 25 ले रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए, मतलब हमें सुविधा हो, तो हमने एक्स का मान 25 लिखा, मतलब 0.25 लिख लिया हमने। और ये हमें क्या करना है, 0.25 हम हल करेंगे तो देखिए 0.25 जब आप इससे ब्रैकेट ये अंडर रूट से बाहर निकालोगे ना तो आपका ये होगा 0.5। अब मुझे बताओ क्या आपका 0.5 से क्या 0.25 बड़ा है? नहीं, बल्कि क्या होगा, आपका 0.5 बड़ा है, 0.25 छोटा है। इस हिसाब से ये तो हमारा गलत हो गया, स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओनली ये, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। और देखिए 2025 के शीर्षक पेपर का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, हमने आपको सारे क्वेश्चन ठीक करने की मतलब सही सही सॉल्यूशन दिया है एकदम, हमने सटीक सटीक आपके आंसर किए हैं। और इस वीडियो को अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया हो तो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भेज दीजिए, और आप लोग जुड़ जाइए अपने इस नंदनी आईएएस के साथ, है ना। देखिए क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना वो 24 मई 2026 को है, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको यूपीएससी के माध्यम यहाँ पे नंदनी आईएएस के माध्यम से अगर आपको कोई भी यहाँ क्रेश कोर्स मिल रहा है नंदनी आईएएस का, या मेरे द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, रेंट मैटर, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, किन्हीं दो धनपूर्ण संख्याओं के बीच अंतर 10 है, इन दो संख्याओं के बीच 5 से विभाज्य धनपूर्ण संख्याओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप क्या बोल सकते हैं? मान लीजिए दो धनपूर्ण संख्या दे रखी हैं, एक और इनके बीच में 10 का अंतर 11 हो गया, 10 बीच में हो गए, दो बीच में अंतर कितना हो गया 12, तीन अंतर कितना हो गया 13, चार अंतर कितना हो गया 14, पांच अंतर कितना हो गया 10, सब में 10 का अंतर है। अब संख्याओं के बीच 5 से विभाज्य धनपूर्ण संख्या के बारे में बताओ। देखिए 1 और 11 के बीच में 5 आएगा और 10 आएगा, तो ये 5 से डिवाइड होंगे, 5 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। 2 से 15 बीच में 12 के बीच में 5 आएगा 10 आएगा, 3 से 17 के बीच में 5 आएगा 10 आएगा, जो किससे होंगे 5 से डिवाइड होंगे, 10 से डिवाइड होंगे, मतलब 5 से डिवाइड होंगे, 5 10 5 से डिवाइड होंगे। 4 के बीच में 5 आएगा 10 आएगा, 5 के बीच में 5 नहीं आएगा 10 आ जाएगा। तो अब आप इनको डिवाइड करेंगे 5 से ना, तो कई संख्या हो गई 5 से डिवाइड करने के लिए। तो ये बोल रहा है 5 से विभाज्य धनपूर्ण संख्याओं के बारे में क्या कह सकते हैं? ऐसी केवल एक संख्या है? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 संख्या। ऐसी केवल 2 संख्याएं, ऐसी एक से अधिक संख्या हो सकती हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं, ऐसी एक से अधिक संख्या हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया सी। सी। तो आप सभी का इस नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अगेन थैंक यू, क्योंकि क्लास आपकी लास्ट हो चुकी है, आपका पेपर सेशन आपका 25 का पूरा हो चुका है, और इसे आप ध्यान से देखिए, एक बार समझ में ना आए दोबारा फिर देखिए। अगर देखिए हम आपको बता दें, आपके नंदनी आईएएस के माध्यम से जो भी कोर्स लॉन्च हो आप लोगों के लिए, जो आपकी 24 मई 2026 की एग्जाम होने वाली है, टी सेट की आपका पेपर होता है, उसमें उसको पास करने के लिए
आपको जो भी मिलता है उसकी कीमत बहुत ही कम रखी जाएगी, ठीक है ना, बहुत ही कम कीमत रखी जाएगी, जो मतलब हर कोई उसे अफोर्ड कर सके, हर कोई उसे खरीद सके। मैं तो कहता हूँ अगर आपको जरूरत ना हो फिर भी खरीदिए और उसको देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सभी का यहाँ पर थैंक यू, थैंक यू, ठीक है ना। आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पर आए हुए हैं अगर आपको चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार।